नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी मोदी पर खूब बरसे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की, सीएम अशोक गहलोत की किसानों के साथ बैठक की, बात करेंगे टिकट वितरण को लेकर गौरव गोगोई के बड़े बयान की, प्रदेश में मुसलमानों ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोले मोर्चे की, परिवर्तन यात्रा में मनोज तिवारी ने लिए राहुल गांधी की मजे की, साथ ही जानेंगे मंत्री महेश जोशी की सीट को लेकर चर्चाएं तेज की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे की, बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके की, मंत्री धारीवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बिगड़े बोल की, और आखिर में बात होगी राजस्थान में मूसलाधार बारिश आईएमडी के ताजा अपडेट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रियंका गांधी के दौरे से पहले बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा। कि मैं लड़की हूं, डरूंगी नहीं। मेरे को आज याद है, हम छोटे थे, 79 में इंदिरा गांधी ने गिरफ्तारी दी और 1-1.5 साल में तख्ता पलट दिया और दोबारा कांग्रेस की सरकार आई। 71 की वार जब हुई, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, इंदिरा जी ने ऐसा काम किया। 5 साल के बाद 65 में वार की पाकिस्तान ने, 71 की वार की, इसका कमर तोड़ दी पाकिस्तान की, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान उठ नहीं सका। आप उस दादी की पोती हैं जिसने जो कहा उसने वो किया। आज लोग इंदिरा गांधी को इसलिए याद करते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, वो मोतीलाल नेहरू की पोती थी, जिसने देश आजाद करने के लिए ये नहीं देखा कि कब देश आजाद होगा। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, गिरफ्तारियां दी। आज जो लोग बैठे हैं वो कहते, उनको जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टियां बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है। वो उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, उन्होंने बातें नहीं की। वो देश की आजादी के लिए जेलों में इसलिए गए कि हम अपने हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहते हैं, अपने इंडिया को आजाद देखना चाहते हैं। उनको कभी याद नहीं था कि अंग्रेज हमें आजाद करेंगे। उन्होंने आजादी ली। 1921 में क्विट इंडिया मूवमेंट आई तो कितने लोग जेलों में गए। आज ये कहते हैं कि हम देश को ऐसे कर देंगे। मैं प्रधानमंत्री साहब को पूछना चाहता हूं कि जो सामने बैठे हैं ये असली देशभक्त हैं। वो बैठे हैं जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिन्होंने कुर्बानियां दी, आज उनका नाम कहां, क्यों नहीं लेते उनका नाम। प्रियंका जी, एक मैं छोटी सी बात आप सुनाकर खत्म करूंगा। आपने मलेरकोटला पंजाब में सुना होगा, वहां नामधारी थे, उनकी मूवमेंट थी, उन्होंने बहुत कुर्बानियां की पंजाब में। तो अंग्रेजों ने जो वहां उनकी सभा चल रही थी, तोपें लेकर आ गए और तोपों से नामधारियों को शहीद कर दिया। एक 8 साल का 9 साल का बच्चा जब उसको तोप के आगे खड़ा किया तो अंग्रेज ने कहा कि जे रेंज में नहीं आ रहा, उसने अपने पांव के नीचे ईंटें रखकर कहा कि अंग्रेज मैं अब तेरी रेंज में आ रहा हूं, मेरे को अब गोली मार। कांग्रेस वो पार्टी है जो शहीदों के प्रणाम करती है। हमें अपने देश की आजादी, अपने देश की रक्षा के लिए आगे आकर काम करना है। हमें कोई ईडी का डर नहीं, हमें कोई सीबीआई का डर नहीं, हमें कोई इनकम टैक्स डर नहीं। अगर उसने कल आना है तो अभी आए, कोई कांग्रेसी उससे नहीं डरेगा। आप सभी लोग कांग्रेस के साथ, और 2023 में मेरे को पूरा विश्वास है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पंजाब, राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी और 2024 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा। चूरू जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर 2 जून से चल रहे किसानों के पड़ाव के 100वें दिन मुख्यमंत्री आवास पर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल व जनप्रतिनिधियों द्वारा
2 दौर की वार्ता हुई, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री ने चुरू जिले के किसानों को खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने के निर्देश दे दिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद टिकट वितरण को लेकर गौरव गोगोई का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यालय में मीडिया से बातचीत में गौरव गोगोई ने कहा कि हम प्रदेश में सरकार रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की कमजोर सीटों पर पार्टी की नजर है। ये एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का दूसरा दौरा है। पहले दौरे में हम 4 दिन का हमने भ्रमण राजस्थान के प्रदेश में किया, जिसमें 3 दिन हम जयपुर में थे, 1 दिन हम उदयपुर में थे। उस सब पहले दौरे में हम वर्तमान के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बड़े नेतागण जो हैं, उन सभी से हमने मुलाकात की और एक बहुत ही एक अच्छा हमको स्थिति हमको मिला। इस बार हमारा 2 दिन का दौरा है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और ब्लॉक अध्यक्षों को हम जयपुर में वॉर रूम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ज़िला के बारे में, उनकी विधानसभा के बारे में, किस प्रकार की संगठन की तैयारी हुई है और साथ ही साथ किस प्रकार से हमने पिछले पंचायत चुनावों में हमारा नतीजा रहा है। तो ये हमारी प्रयत्न है कि हम चाहेंगे कि ये जो 52 सीटें हैं जिसमें भाजपा का एक विनिंग रिकॉर्ड है, उस विनिंग रिकॉर्ड को हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार तोड़ना है। तो ये हमारा उद्देश्य। की कार्यसूची मुझे सुनाए, मैं आपको कांग्रेस की कार्यसूची सुनाता हूँ। हम 3 स्क्रीनिंग कमेटी हम ये 2 बार हम दौरा कर चुके हैं। आज प्रियंका गांधी जी एक बड़ी रैली कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी रैली करके चले गए। उनकी रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो आज तक अमित शाह की एक भी रैली में इकट्ठा नहीं हुई है। हमारे जो लोकसभा 25 लोकसभा है, वहाँ पे हमारे एआईसीसी के जो हमने एक विशेष कमेटी बनाई है जो 25 के 25 लोकसभा में जाकर लोगों से उन्होंने जन सुनवाई की है, लोगों से मिले हैं। वैसे ही हमारे अलग अलग हमारे टीम अलग अलग पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं और अंत में जाके जिस बात पे हर चुनाव का नतीजा निर्भर करता है, लोगों की राय आज कांग्रेस दल के पक्ष में है। राजस्थान में जो एक होता है हर चुनाव से पहले कि 1 साल पहले ही लोग अपना मन बना लेते हैं कि उस समय की सरकार को हटाना है। इस बार ये हम एक नई चीज़ राजस्थान के लोगों में देख रहे हैं कि इस बार वो जो स्वभाव है, वो मन का जो भाव है वो नहीं है। इस बार सरकार को वापस लाना है, कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिताना है। तो मैं लोगों की राय में विश्वास करता हूं और लोग ने जिस प्रकार से हमें प्रेम और सम्मान आगे बढ़ाया है उसी को साथ रखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी अलावा यहाँ लगातार मर्डर और कई तरह के अपराध हो रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी के मामले, पेपर लीक के मामले हैं, कई मामले वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कारक बन रहा है और इसको लेकर कांग्रेस चुप है। प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में या कहीं चुनाव वो इस तरह की घटनाएं होती तो वहाँ पहुँचती है और राजस्थान की एक घटना पर भी नहीं पहुँची। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी सवाई माधोपुर में है, वहाँ भी कई घटनाएं हो चुकी है, तो ये जो आरोप हैं वो सही है? क्योंकि कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? आपने दोबारा बीजेपी की जो उनकी जो बातें हैं उन्होंने आपने सुनाए, मैं आपको कांग्रेस की बातें सुनाता हूँ। जब हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जब दिल्ली पर वो विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, न्याय की हम अपेक्षा कर रहे थे। भाजपा ने उस सांसद के खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश में राजस्थान के तुलना में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अत्याचार और अन्याय के जो संख्या है
राजस्थान के तुलने से बहुत ज़्यादा है। तो दुख की बात यह है कि भाजपा के लोग राजस्थान के नाम को, इस माटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात आती है तो राजस्थान के बड़े बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, पर सभी जानते हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्ट उन पर एलिगेशंस उन पे लगे हुए हैं। अंत में जैसे कि मैंने कहा कि जनता जनार्दन है और जनता ने ये सोच लिया है कि इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी को जिताना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज गहलोत सरकार के खिलाफ मुसलमानों ने हमला बोला है। शहर की बट्टा बस्ती इलाके में गहलोत सरकार के खिलाफ मुस्लिमों ने महापंचायत आयोजित की। इस दौरान गहलोत सरकार को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में खासा गुस्सा देखा गया। नाराजगी इस कदर थी कि मुस्लिम नेता ने महापंचायत में गहलोत को खलनायक तक कह दिया। के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और आज यलगार कर दी है, क्या कहना है और क्या मांगे हैं? कांग्रेस ने पिछले 76 सालों में मुसलमानों को लूटने का काम किया। कुछ राज्यों में मुसलमानों को ये बात समझ में आई, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। कोई इक्का दुक्का विधायक जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा कांग्रेस उन राज्यों में लुप्त हो चुकी है। अब आज इस महापंचायत के माध्यम से हम कांग्रेस को फिर मैसेज दे रहे हैं कि अगर इसको उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हो, अगर इसको पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हो, अगर राजस्थान में आप वेंटिलेटर पर जाना चाहते हो, अगर अपनी कांग्रेस पार्टी की कब्र खुदाना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हैं। अन्यथा अगर कांग्रेस को राजस्थान में जीवित रखना है तो आपको अपने परंपरागत वोटर मुस्लिम समाज की भावनाओं को और मुस्लिम समाज के हक और अधिकारों का ख्याल रखना होगा, उनकी मांगों को पूरा करना होगा। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो तो कांग्रेस का माना जाता है, अचानक से नाराजगी क्यों? अभी थोड़े दिन बाद चुनाव है, थोड़े दिन बाद में अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस के हम कोई मुस्लिम वोटर गुलाम है तो गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। एक्चुअली ये गलतफहमी हमारे जो लीडर जिनको हमने चुनकर भेजा, उन्होंने वहाँ जाकर जो डीलरशिप खोली, उनकी ये गलतफहमी उन्होंने वहाँ पैदा की और उसका नतीजा आज विधायकों को भी भुगतने को मिलेगा। 2018 का जो चुनाव, 18 से पहले का जो चुनाव था, आपने देखा हो कि राजस्थान में मुसलमानों ने सारे अल्पसंख्यक विधायकों को हरवा दिया था। तो इतिहास दोहराते हुए वक्त नहीं लगेगा। अगर किसी विधायक को गलतफहमी हो, दिमाग में कोई कीड़ा हो तो दिमाग से निकाल दे। और आज कौम ने जो दावत दी थी उस दावत को उन्होंने नकारा है। इस कौम की बेइज्जती को, कौम के असम्मान को समाज कतई नहीं बोलेगा। आगामी चुनाव में हिसाब बराबर किया जाएगा। लंबे चौड़े नामों की लिस्ट थी कि ये एमएलए आएंगे आपके, हमने बिल्कुल सभी 9 विधायकों को दावत दी है, तो सभी पार्षदों को दावत दी, लेकिन उन्होंने अपनी दीदी प्रियंका दीदी को इस कौम के ऊपर तवज्जो दी है। तो अब वो टिकट तो प्रियंका दीदी से ले आएंगे। अब हम देखते हैं कि वोट कौन सी दीदियों को देने आती है। तो वोट किसको जाएगा फिर मुसलमानों का? वोट स्वतंत्र है, हमारी कौम स्वतंत्र है। हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी अन्य के लिए कोई काम नहीं करे। कौम को लगेगा कि हाँ ये हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, ये हमारे लिए लड़ेगा। कोई पार्टी के टिकट से थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। निर्दलीय कोई हमारे बीच का कोई भी भाई इनमें से खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे कौम लगेगी। मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है आपकी कुछ अपनी मांगों को लेकर? मुख्यमंत्री तो हमारे वादा कर मुकरे हुए हैं, झूठे नायक हैं वो। और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के जो लोग हैं या हमारे जो डीलर हैं, वो ये कतई नहीं चाहते कि समाज वहाँ तक जाकर इनकी कारगुजारियाँ वहाँ तक रखे, या मुख्यमंत्री खुद ऐसा नहीं चाहते कि वो हमें अपने सामने किस मुंह से वो फेस करेंगे। मुख्यमंत्री को शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस कौम से मिलने में कि हमने 15 साल तक मैंने तुम्हें ठगा और देखो मैंने कुछ नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री किस मुंह से हमें फेस करें, इस वजह से शायद मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते होंगे। यूनुस भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही हो, जो बीच के जो मीडिएटर हैं, जो एमएलए हैं, वो नहीं पहुंच? मुख्यमंत्री जी के अति नज़दीक श्रीमान देवाराम जी, OSD पुखराज पारासर जी, इन तमाम लोगों तक डायरेक्ट मेरे मैसेज जाते हैं, मेरे मैसेज देखते हैं। जब मंत्री का समझौता कराना होता है तो किसी न किसी के थ्रू ये लोग मुझे समझौता करने के लिए कहलवा देते हैं। आज जब मेरे समाज की बात आ रही है, मेरे असगर भाई की बात आ रही है, तो ये मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुख्यमंत्री के जो अति नज़दीकी लोग हैं, सब तक ये लोग सारी बातें पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची है। असगर के मामले में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने वादा किया है मैं या तो बट्टा बस्ती आऊँगा या परिवार को वहाँ बुलाकर मैं इनकी मांगें पूरी करूँगा। अब मुख्यमंत्री को क्या पेट में दर्द हो रहा है या पता नहीं पैरों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव में बात करेंगे। नाराजगी बढ़ती जा रही है, आज जो है झूठा नायक और जो मुख्यमंत्री चोर हैं, इस तरीके की। तो हम तो क्या सच दिखाने वाले लोग हैं। जननायक की जो छवि IT सेल द्वारा गढ़ी जा रही थी, उसको हमने तोड़ते हुए आज जो असलियत में जो झूठे हमारा नायक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो छवि हमने जनता को दिखाई। हमें सच दिखाना काम है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमें कतई फर्क नहीं पड़ता है।
मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि अब दोबारा से उनकी सरकार जो है रिपीट होगी, तो क्या मुस्लिम जब उनके साथ नहीं होगा तो फिर हो सकता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले जो रिकॉर्ड हैं, जो पिछले बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 23 सीट का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, हो सकता है वो रिकॉर्ड तोड़कर वो और नीचे पायदान पर चले जाएं अगर अकल ठिकाने नहीं आती है तो। और उस बात के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करेंगे। और अगर ये जो 9 नवरत्न हैं इनको भी अब तो ये सुन लें, समझ लें, आगे विधायकी नहीं मिलेगी, अब आगे विधायकों की पेंशन योजना का लाभ आपको जरूर दिलाएंगे। तो टारगेट पे ये 9 नवरत्न हैं या मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, कांग्रेस? हमारे रहनुमा, हमारे प्रतिनिधि, इस कौम के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो तो ये नहीं थे। अगर उनको पार्टी फोरम पर कोई दिक्कत आ रही थी तो कम से कम यहाँ आकर वो बात, अपना पक्ष तो रखते, पार्टी का पक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे नेताओं के पक्ष की आवश्यकता थी। हमने उन्हें दावत दी थी, कांग्रेस को दावत नहीं दी थी, लेकिन वो भी नहीं है। जब वो इतना हल्के में इस कौम को ले रहे हैं तो ये हज़ारों लोगों का जो हुजूम था, ये हुजूम वोट की चोट से इनका हिसाब बराबर करेगा। पंचायत के बाद कोई आपको गुंजाइश है बात करने की या कोई नहीं? अभी बीच में मैसेज आए विधायकों के, 1-2 दिन में कुछ होगा 21 लाख रुपए देंगे। 21 लाख रुपए से कौम का सौदा नहीं होने वाला है। ये मुद्दों की बात है, जो 21 मुद्दे हमने दिए हैं उन मुद्दों की बात है। उन मुद्दों पर अगर कोई बात करने को तैयार है, हम कोई झगड़ा करने के लिए या कांग्रेस से लड़ाई करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ कोई एजेंडा चलाने के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हम हमारे हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। कल नहीं मिला, चलो ठीक है, आज मिल जाए या कल मिल जाए, हम उसमें भी संतुष्ट हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो करना पड़ेगा। या तो कांग्रेस अब कर ले या चुनाव में हम कर लेंगे। एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब क्या रहेगा, स्पष्ट दीजिए। मांगे नहीं मानी तो आप मांगे नहीं मानेगी तो चुनाव में कांग्रेस के सामने चाहे बीजेपी लड़े, चाहे आरएलपी लड़े, चाहे और कोई लड़े, उनके साथ साथ हम भी एक पार्टी के रूप में, मुस्लिम समाज एक पार्टी के रूप में उनके खिलाफ काम करेगा। चाहे हम प्रत्याशी ना हो, हमारे प्रत्याशी ना हो, लेकिन हम लोगों को जाकर ये बताएंगे कि कांग्रेस का जो नेता है वो झूठा है, इस झूठे के बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो गूंगे बहरे हैं, इनको जनता की पीड़ा नहीं दिख रही है। ये मैसेज लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता उसके बाद फैसला करेगी। परिवर्तन यात्रा में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी ने मजे लेते हुए कहा कि इनको राजस्थान से रवाना करना बहुत जरूरी है। तू लहरावा, ये हम लोग को देखने आ रहा है क्या? यही से तो जाए कि वहां, यही से जाए क्या? मेरे भाई बहन, मैं देखो एक कलाकार हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलना नहीं, गाली नहीं देता, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उनका नाम क्या है, हाँ, लेना भी नहीं चाहता। मेरा मन उनसे दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है कि आप अभी एक 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, वहां पे आए, लेकिन उसके घर नहीं गए। अगर घर जाते, अपराधी हिलते, अपराधियों को डर लगता, उनके आने से पुलिस सक्रिय होती, उनको पनिशमेंट मिलता, लेकिन वहां न तो अशोक जी जा रहे हैं, न तो वो नेताजी हैं दिल्ली में, राहुल गांधी, उनकी एक बहन है, बड़े आदर से नाम लेता हूं मैं, क्या प्रियंका वडेरा कहता हूं तो हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पति का नाम क्यों नहीं लेना? पति का नाम नहीं लेना चाहिए दीदी? कैसे पति से शादी की हो कि नाम ही नहीं लेना चाहते हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रियंका वडेरा जी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जहां बेटियों के साथ अपराध हुआ वहां पे एक बार देखने भी नहीं गए। हम कैसे आप लोगों को मान ले कि आपकी नीयत और नीति अच्छी हो सकती है जब आपकी सरकार जाने वाली है? अच्छा, अब और सुना हो, जानते हो झाला साहब, आपका नाम राजिया झाला साहब। दीदी कैसे हो? हाँ, मैं जी मिले थे हम, अब बहुत लोगों को पहचान गया हूं। आज तो मेरी फ्लाइट जल्दी है, लेकिन जानते हैं आजकल वो जो मुख्यमंत्री जी ना शाम को बैठते हैं, पूछते अब क्या स्थिति है राजस्थान में, तो रिपोर्ट आती है कि जा रहे हैं। तो अपने लोगों को गुस्साते हैं, अरे जा रहे हो तुम लोग, कहते हो करना क्या है? बोले अगले दिन एक नई घोषणा करो। रोज सवेरे एक नई घोषणा। 5 साल जितना काम किए वो बताने के लिए नहीं है आपके पास। इसलिए मेरे भाई बहन, जो बेटियों के अत्याचारियों को सपोर्ट करेगा,
उसको तो मैं कभी भी अच्छा आदमी नहीं बोल सकता। आप बोलोगे क्या? कोई बोलेगा क्या? इसलिए मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में मंत्री महेश जोशी की फीडबैक बहुत खराब है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट सकती है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े जानकार बता रहे हैं कि जोशी अपनी सीट बदलने की तैयारी कर रहे हैं और हवा महल छोड़कर वो किशन पोल की सीट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि महेश जोशी पहले भी किशन पोल सीट से विधायक रह चुके हैं और यहाँ का जातीय समीकरण भी जोशी को थोड़ा फायदा पहुंचा सकता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 12 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर आएंगे। यह उनकी लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली जैसलमेर यात्रा होगी। इस दौरान लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन भी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्था की पोती ज्योति मिर्था बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मिर्था ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ पूर्व आईपीएस सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैंने जब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची है, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है, विशेष तौर पर चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। आज मंच पर हमारे अरुण सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सांसद भागीरथ जी, आपके सांसद बलूनी जी। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहाँ पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सकें, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। और जो ये मौका यहाँ मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके।
और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहाँ हाजिर होकर के और अपनी बात। विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों वाले प्रदेश के बयान को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धारीवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला है। परिवर्तन यात्रा के रविवार को बीकानेर शहर पहुंचने पर आयोजित आम सभा में अपने संबोधन में गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में हर दिन होती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हर बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री ने बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के कारण को राजस्थान का मर्दों वाला प्रदेश बताया। राजस्थान में मौसम सुहावना है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर जबरदस्त बारिश हुई, वहीं पश्चिमी इलाकों में भी हल्की बरसात से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग IMD ने बताया कि राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर गर्म हवा चली। पिछले 24 घंटे के दौरान धौलपुर में मूसलाधार बारिश और बांसवाड़ा में भारी बारिश दर्ज की गई।